मैं एक संवाद आपसे करता हूं। फाइनेंशियली एक महिला को फ्रीडम के लिए जरूरी है वो पढ़े, और बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि 12th करते करते ही 18 साल की उम्र चली जाती है। जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं करोड़ों दर्शक, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस कमेंट को सुनेंगे, इस संवाद को मेरे सुनेंगे, वो बात को समझेंगे। मैं दिल से आपसे बात करना चाहता हूं। आज मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए कि मैं किसी टेलीविजन स्टूडियो में खड़ा हूं। मैं आज बात करना चाहता हूं बतौर भारत का नागरिक। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप कभी हर चीज को उठा के देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी समस्या हमारी जनसंख्या है, और उसके बाद हमारी समस्या है कि हमारे यहां साक्षरता दर कम है। अगर इन दोनों को हमें बेहतर करना है, इन दोनों को हमें बेहतर करना है, तो जरूरी है कि हम इसके नट बोल्ट को टाइट करें, और उसी में जरूरी है कि लड़कियां पढ़े, क्योंकि 18 साल तक तो 12वीं पास नहीं होती। हम कहां ग्रेजुएशन की उम्मीद करेंगे उस लड़की से? और जब तक वो लड़की ग्रेजुएट नहीं होगी, जब तक वो कहीं नौकरी नहीं करेगी या कोई स्वयंभू अपना काम नहीं करेगी, तो वो फ्रीडम, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी? हमारे देश में कहा जाता है कि बेटा बहुत अच्छा, ऐसी एक सोच है। बहुत लोगों की सोच ऐसी होती थी, कुछ लोगों की अभी भी है। लेकिन इस देश में कल्पना चावला भी हुई है, इस देश में सानिया मिर्जा भी हुई है, इस देश में साइना नेहवाल भी हुई है। हम क्यों भूल जाते हैं? परिवारों को कहां से कहां उठा के ले जाती है बेटियां। आज मैं ये आपको यकीन से कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उम्र अगर 18 से 21 होगी तो कई साइना नेहवाल, कई कल्पना चावला और निकलेंगी जो गांव देहात से आएंगी। लेकिन हमारे देश के कुंठित नेता, and I want to say it on their face tonight, हमारे देश के कुछ कुंठित नेता और कुछ कुंठित बुद्धिजीवी जो अपने आप को मानते हैं, वो इस फैसले के भी विरोध में है। आप इनको ईश्वर भी दे देना तो ये लोग उसका भी विरोध करना शुरू कर देंगे। इसलिए इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कई बार कहा जाता है हाथी को आगे बढ़ना होता है, हाथी को आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही होता है उसके पीछे पड़े रहना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए भारत की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, भारत की आवाम की तरक्की के लिए, देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक मुट्ठी में सजोकर आगे निकलने के लिए जरूरी है हमारे देश के अंदर कुछ बदलाव हो, और बदलाव जरूरी होता है। सती नहीं थी गलत, बदली, लोगों की दशा और दिशा बदल गई। चाइल्ड मैरिज नहीं थी गलत, बदली, देश की दशा और दिशा बदल गई। देखिए, ये आपके आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, और ये डिबेट बड़े शांतिपूर्वक और गंभीरता से होनी चाहिए थी, और मैंने शुरुआत भी गंभीरता से की थी। इसमें चीख चिल्लाहट की तू मैं की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो उधर चली गई और बहुत सारा समय उसी में खराब हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि ये कदम ठीक है सरकार का। जो एक भाई ने कहा था कि कानून की जरूरत नहीं, कानून की जरूरत होती है। भारत में आज भी बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में आखू तीज के मौके पे 4-4 महीने की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। कि आपको पता है 4-4 महीने से लेकर 15 साल तक की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। इस देश में सती प्रथा भी थी, वो भी कानून से खत्म हुई। इस देश में दहेज के खिलाफ भी कानून है, तो कानून भी जरूरी होता है। लेकिन बहुत ज्यादा काम जागरूकता और शिक्षा करती है। सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, उनमें कानून से ज्यादा काम जागरूकता, शिक्षा और अवसर करता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तो आप हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, आपने एक कानून में बदलाव किया, उसका आप श्रेय लेना चाहते हैं। मैं बेटियों को सशक्त करना चाहता हूं। बेटियों को सशक्त करने के लिए, बेटियों को सशक्त करने के लिए, अरे अमीश जी सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। बेटियों को सशक्त करने के लिए उनकी फ्री शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उन्हें जॉब की गारंटी दीजिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, उन्हें खुला वातावरण दीजिए। केवल एक कानून में बदलाव से बेटियों को सशक्त नहीं होंगे। आपने बोला, एक सेकंड, जो भाई जी ने बोला इसका समर्थन करता हूं। एक सेकंड, मैं क्योंकि आपने बोला कि इसमें लड़कियों को फ्रीडम दीजिए, इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए, तो आप ही की पार्टी के एक नुमाइंदे जो काफी जागरूकता फैला रहे हैं। राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति नहीं, मैं तो आपके नेता ने बोला सुना रहा हूं, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे मैं बाइट को सुना देता हूं, व्यूअर्स और स्क्रीन के उस पार भी, और आप लोग भी उस बाइट को सुनिएगा और उस पर रिएक्ट करिएगा। मैं उस बाइट को प्ले करता हूं। जागरूकता फैलाने वाले ये भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए सुनिए उस बाइट को। कोई संत है? आपको लड़कियों पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं है। मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है, तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। व्यूअर्स, आपने सबने सुना
जो कहा गया, एक सेकेंड, आपने सुना क्या कहा गया? कोई कुछ कहना चाहता है? मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं, मैं आऊंगा आपके पास सर, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। नहीं ना, आप बोल चुके ना एक बारी, आप लड़कियों को बोलने दीजिए। यहाँ तो क्या कहना चाहती है आप? सर, ये जागरूकता फैलाई जा रही थी? नहीं सर, इनको 21 साल की जो उम्र है वो भी बुरी लगेगी और 25 साल की भी, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट कहता है कि जब लड़की पुबर्टी अटेन कर लेती है तब उसकी शादी कर दो या फिर वो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए रेडी है। तो मतलब पुबर्टी तो लड़की 9 साल की उम्र में भी अटेन कर लेती है, 10 में, तो क्या उसकी शादी कर दो? ये अबू आजमी तो बड़े नेता हैं, ये बात करें। आप बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना और भी लड़कियां कोई कुछ कहना चाहती है तो बोले इस पर। उन्होंने ये बोला है कि अगर मेरे घर में बेटी होती है या माँ होती है, क्यों आपको अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है, अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है, अपनी बहन पे भरोसा नहीं है कि आप अगर वो घर पे अकेली है तो आप नहीं रहेंगे? आपकी नीयत गंदी है, आपकी सोच गंदी है, उस सोच को ठीक करें। जी जी जी। जब मैंने इस बयान को पहली बार सुना तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुन लिया। मैंने दूसरी बार सुना, मैंने तीसरी बार ही सुना इस बयान को। एक सेकंड, मैंने तीसरी बार ही सुना इस बयान को। जब बार बार मैंने इस बयान को सुना तो मुझे जितनी बार सुनता मुझे हैरान हो गया मैं कि इस तरह का बयान कोई नेता कैसे दे सकता है। और उसके बाद हमने देखा फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर बड़े बड़े आइडियलॉग्स ने इस पर अपने अपने कमेंट लिखे, चाहे वो अभिजीत मजूमदार हो, चाहे वो अशोक पंडित हो, चाहे वो बाकी लोग हो। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं किसी नेता के पास नहीं जा रहा, मुझे पता है समाजवादी पार्टी इसको डिफेंड करेगी अपने तरीके से, बीजेपी इसका विरोध करेगी, लेकिन बतौर महिला, एक सक्सेसफुल महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहती हैं? इनकी सारी राजनीति समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण पे चलती है। ये किसी भी तरह अपने मुस्लिम वोट को नाराज नहीं करना चाहते, चाहे इन्हें पूरी महिलाओं को ताक पे रखना पड़े, इन्हें पूरे समाज को ताक पे रखना पड़े, इन्हें पूरे देश को आग लगानी पड़े। ये अपनी कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति के लिए संविधान में भी आग लगा सकते हैं, पार्लियामेंट में आग लगा सकते हैं। इस मानसिकता के लिए लोग हैं। नहीं अमीश, ये लोग इस लायक नहीं है। इनका सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट होना चाहिए, सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट होना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर ये लोग पार्लियामेंट में बात आपकी सही है कि सोशल बॉयकॉट हो सकता है ऐसे नेताओं का, शर्म नहीं आती है इनको बयान देते हुए। संसद पे कोई ऐसा बात बोलेगा? ओके, ये हमारी बहन है सबूही खान, लेकिन इन्होंने बहुत घटिया और गंदे शब्दों में मेरी पार्टी का विरोध किया है। मैं आपकी इसके लिए निंदा करता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलना दीजिए। महिलाओं के बारे में अरे मैं आपके बीच में बोला नहीं। आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो आपकी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो निष्कासित करिए उनको पार्टी से। होते कौन है वो मुसलमान महिलाओं के बारे में इस तरह की बात करने वाले? मैं एज ए मुस्लिम भी अशेम्ड फील कर रही हूं। अबू आजमी कैसे कह सकते हैं बाप की नजर बच्ची पे फिसल सकती है? आई एम माई डैड्स डॉटर अमीश, आई एम माई फादर्स डॉटर। मैं अपनी माँ से ज्यादा अपने पिताजी से प्यार करती हूँ, आज भी डंके की चोट पर कहती हूँ। अगर मैं आज अपनी आवाज पूरी सशक्त तरीके से रख सकती हूँ अपने अब्बा के कारण, कौन होते हैं अबू आजमी पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये इल्जाम लगाने वाले और पूरे भारत को बदनाम करने वाले? हो सकता है इस बात की पीड़ा हुई हो, दुख बहुत लड़कियों को इधर हुआ इस बयान से। अबू आजमी का विरोध करना चाहिए, अबू आजमी के आपको शब्दों का। निष्कासित अरे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? सुनिए पहले बात, इन्हें चुप कराइए। ठीक है, क्या उसके लिए आती है शोर मचाने के लिए? लड़की होकर शोर मचा रही हो, सुनो बात, लड़कियों के शोर मचा रही हो, ये क्या बात? अरे बाद में कहा जाता है लड़कियों को धमका रहे हो। ये गलत है। सुन ले, तो मुंह पे उंगली रखो, लड़की हो तो ज़बान पे चेन लगाओ, लड़की हो तो 10 साल से 14 साल की उम्र में शादी करके सेक्स स्लेव बन जाओ। अरे आप शोर मचाए तो कुछ नहीं, लड़की शोर मचाए। ठीक है, वो गलती, वो आवेश में बोल गए, वो अपने शब्द वापस ले लेते हैं। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जब हम बीच चीख चिल्लाट करते थे, कहते देखो लड़की से भिड़ रहे हैं, मैंने उस सेंस कभी नहीं बोला उन्होंने। बेटी को खूब अधिकार है बोलने का, लेकिन जब लड़की, मैंने इसलिए कहा इसी लड़की विरोध है कि लड़की होकर शोर मचा रही है, लड़की क्यों नहीं बोल सकती? हाँ बोल सकती, खूब तो बोल किसी के बीच में नहीं बोलना। आपने उनको बोला लड़कियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए और घटिया शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप अबू आजमी का विरोध करिए, उनकी खूब निंदा करिए, फिर वही बोला जाएगा, परिभाषाएं थोड़ी बदल देंगे। देखिए अब आपने 14 साल की बच्चियों को समझते हैं शादी के लायक हो गई हैं, उनको पीडोफाइल और सेक्स मैनियक नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? क्या शब्द है आपकी डिक्शनरी में उन लोगों के लिए बताइए। अच्छा ठीक है, हैदराबाद में 12-12 साल की बच्चियों को शेख खरीद के लेके जाते हैं, अमीश खरीद के लेके जाते हैं, उन असदुद्दीन ओवैसी की नाक के नीचे जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। क्या बोला जाएगा? ओवैसी आपकी पार्टी किसी तो नहीं है ना, लेट हिम स्पीक अप। अरे मैं आपको मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेताओं का असली चेहरा बता रही हूं। मुस्लिम को कंडेम कर देना चाहिए ऐसे लीडर्स को। आपने अपने वक्तव्य को रखा, आप अपनी बात। अगर थोड़ी सभ्यता का और परिचय देंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत मुझे अपने सम्मान का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए, सभ्यता नहीं दिखाएंगे, सम्मान पूरा देश देता है, सभ्यता नहीं दिखाएंगे। मुझे विधर्मी राजनीतिक दल से अपने लिए सम्मान। आपने भी अपना वक्तव्य रख लिया और उनसे मैं भी उनके बात का विरोध करता हूं जो उन्होंने बोला लड़की होके शोर मचा रही हो, मैं भी उस बात का विरोध करता हूं, लेकिन ही हैज आल्सो राइट टू मेक हिज पॉइंट। बोलिए सर।
देखिए, मेरा भाव बिल्कुल ये नहीं है कि लड़के हो। मेरा भाव ये है कि अभी ये इतने घटिया शब्द प्रयोग कर रही हैं, मैं भी कड़वेपन में बोलूंगा तो फिर सभी लोग देखने वाले भी कहेंगे कि देखो लड़की को धमका रहे हैं। अब इन्होंने कहा विधर्मी राजनीतिक पार्टी, ये शब्द आपके शो में प्रयोग करने लायक है। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी संविधान फेंक देगी फाड़ के, ये शब्द प्रयोग करने लायक है, आप इन्हें छूट दे रहे हैं। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज
हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों,
15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें 3 जनवरी से टीका लगाया जाएगा, इसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर के भी पीएम ने साफ कर दिया है कि 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज लगाए जाएंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के वैसे लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर उन्हें जरूरत होती है तो उन्हें भी बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी अभी उन्होंने देश को संबोधित किया। इस कोरोना काल में यह उनका 10वां संबोधन था और इस दौरान अहम बातें जो कही है पीएम मोदी ने वो यही है कि कोरोना से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देश ने बहुत ही शानदार तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है और अब जो अगली कड़ी है वो 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा।
तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी देश को संबोधित किया है और इस संबोधन के दौरान दो बड़े ऐलान पीएम मोदी ने किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान यह कि 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा जिनकी उम्र 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत होगी वो 3 जनवरी 2022 से होगी, बच्चों का जो वैक्सीनेशन होगा। और उसके अलावा आपको बता दें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, उनके लिए भी बूस्टर डोज को लेकर के, प्रिकॉशन डोज को लेकर के पीएम मोदी ने कहा है कि 10 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत होगी और उन्हें वो डोज लगाया जाएगा। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के वैसे लोग डॉक्टर से बात करेंगे, उन्हें अगर बूस्टर डोज की जरूरत होती है तो वो भी बूस्टर डोज ले सकेंगे। तो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। और आपको बता दें कि 15 साल से अधिक उम्र के बच्चे और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी 3 जनवरी से। तो अभी अभी पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान कई अहम बातें उन्होंने कोरोना को लेकर के की हैं। और आपको बता दें कि जो बड़ा ऐलान है वो बच्चों के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें
तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी देश को संबोधित किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ अहम बातें कही और कुछ अहम ऐलान भी किए हैं। आपको बता दें कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो 3 जनवरी 2022 से शुरू होगी। यानी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण का अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए भी बूस्टर डोज की, प्रिकॉशन डोज की बात कही गई है। यह डोज की लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी 10 जनवरी 2022 को। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी प्रिकॉशन डोज, अगर डॉक्टर्स की राय अगर यह रहती है कि उन्हें प्रिकॉशन डोज अनिवार्य है तो उनके लिए भी प्रिकॉशन डोज जो है वो अवेलेबल होगा और वो भी बूस्टर डोज ले सकेंगे। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है बच्चों के लिए 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 10 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। तो यह अहम ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले किए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ अहम ऐलान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं और साथ ही जो अहम बातें कही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। टीकाकरण को लेकर के पीएम मोदी ने बातें कही हैं कि देश ने बहुत ही शानदार तरीके से टीकाकरण में भाग लिया देश के लोगों ने और इसी का नतीजा ये रहा कि हम लगभग 140 करोड़ के आसपास जो है वो डोज लगा सके हैं अपने नागरिकों को। और इसमें अब जो हमारी टीनेज, अगर कहें टीनेजर्स जो हैं 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, और आपको बता दें कि अभी अभी पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है। मांग लगातार इसकी उठ रही थी कि बूस्टर डोज का ऐलान जल्द से जल्द सरकार की तरफ से किया जाए। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को और उन्होंने ये 2 अहम बातें कही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए और बूस्टर डोज जो है वो लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो अब देखिए चिट्ठी पीएम मोदी को आज ही सीएम अशोक गहलोत ने लिखी भी थी और अभी अभी पीएम मोदी देश के सामने आए। उन्होंने इस कोरोना काल में अगर कहें तो वो कोरोना काल का जो समय रहा है इसमें 10वीं बार देश के सामने प्रधानमंत्री आए और उन्होंने ये बात कही है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। अभूतपूर्व
2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अब देखिए, मुख्यमंत्री ने आज ही चिट्ठी भी लिखी थी और यह बड़ा ऐलान भी पीएम मोदी ने कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए 2 बड़े ऐलान प्रधानमंत्री ने किए हैं और ये 2 बड़े ऐलान वही हैं जिसकी मांग लगातार राजस्थान से उठ रही थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये मांगे उठा रहे थे। चाहे वो 18 साल से कम के जो नागरिक हैं उन्हें टीकाकरण की बात हो, उनके वैक्सीनेशन की बात हो, या इसके साथ ही फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स को जो बूस्टर डोज की मांग है वो लगातार मुख्यमंत्री उठा रहे थे। बार बार मुख्यमंत्री ने पत्र लिखे हैं इसे लेकर प्रधानमंत्री को। आज फिर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है इन्हीं दोनों मांगों को लेकर। और जब भी वीसी के जरिए सीएम मुखातिब हुए हैं या सार्वजनिक कार्यक्रमों में गए हैं तब बार बार उन्होंने ये बात कही है जब भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं कि बूस्टर डोज जो है वो लगाया जाना चाहिए हेल्थ वर्कर्स को। इसके साथ ही 60 वर्ष से ज्यादा आयु के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जानी चाहिए और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका जो है वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो ये जो दोनों मांगे हैं वो मान ली गई है और ये एक बड़ी बात, जिस तरह की मांग राजस्थान से उठाई गई तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला जो है वो हुआ है आज राष्ट्रीय स्तर पर। और इसका फायदा, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है अभिषेक, वो चिंता की बात है। और मुख्यमंत्री ने जो पत्र अपना लिखा है प्रधानमंत्री को, उसमें बाकायदा हवाला दिया है कि कितने बड़े स्तर पर यह चिंता है। उसमें लिखा गया है लेटर में कि अभी जो है विशेषज्ञों ने भी क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है, इसके साथ ही अमेरिका में हर रोज करीब 2 लाख पेशेंट जो है ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देश में करीब 1 लाख से ज्यादा कोविड संक्रमित जो है वो पाए गए हैं अब तक। और इनमें से जो रोगी मिल रहे हैं ये इनमें से 75% से ज्यादा रोगी ओमिक्रॉन से संक्रमित है। तो इसे लेकर जो है मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की थी और बार बार ये बात उठाई थी कि ये जो है वो दोनों फैसलों, इन पर दोनों जो मांगे हैं इन पर जल्द फैसला केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो आज जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, इसके साथ ही जयंती है, माफ कीजिए जयंती है, और इसके साथ ही
क्रिसमस का दिन भी है, तो आज प्रधानमंत्री ने ये दोनों बड़े ऐलान किए हैं जिसका फायदा जो है मिलेगा। और चिंता जितने बड़े स्तर पर है ओमिक्रॉन को लेकर, क्योंकि देखिए राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो बड़े स्तर पर सामने आ रहे हैं। और एक बात जो मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखी वो ये कि अभी जो वैक्सीन डोजेज जो उपलब्ध करवाए गए हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को लगने हैं, उनमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये वैक्सीन दिए गए हैं, लेकिन उनमें राजस्थान का नाम शामिल नहीं है, जबकि आवश्यकता सभी राज्यों की है, क्योंकि चिंताएं सभी राज्यों में है। तो सभी राज्यों को ये वैक्सीन जो है वो दिए जाने चाहिए। इस तरह की मांग भी मुख्यमंत्री ने उठी। तो मांग जो लगातार राजस्थान से उठ रही थी वो मांग जो है अब मान ली गई है अभिषेक। और ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री की ओर से, और जो मांग जो उठाई गई थी बिल्कुल मुख्यमंत्री की जो दूरदर्शिता है वो भी साफ तौर पे दिख रही, क्योंकि जो बातें मुख्यमंत्री ने ट्वीट की थी बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं चीजों पे बातें आज पीएम ने कही हैं। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर से हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है पीएम ने। 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अहम ऐलान आज पीएम मोदी ने किया है वो हम आपको सुना रहे थे। दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अब देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी कि टीकाकरण 3 जनवरी से होगा। अब बहुत बड़ी राहत के तौर पर हम इसे देख सकते हैं उन माता पिता के लिए भी जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। सरकार ने भी इस मामले को लेकर कदम उठाए थे। जैसे ही ओमिक्रॉन के पेशेंट्स आए तो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर कहा कि ये बाध्यता नहीं होगी स्टूडेंट्स को स्कूल भेजा जाए। अभिभावकों को राहत दी थी। और अब जब वैक्सीन लगना शुरू हो जाएंगे बच्चे को तो खतरा काफी जो है कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चे भी लंबे समय से स्कूलों से कट गए हैं। जैसे ही स्कूल शुरू हुए तो फिर ओमिक्रॉन का खतरा जो है सामने आ गया। तो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन खतरा काफी बड़ा है। अभिभावक भी चिंतित रहते हैं। और अब जब वैक्सीन लगेंगी तो यह खतरा काफी कम हो जाएगा। बच्चे एक बार फिर से स्कूल में लौट पाएंगे। इसके साथ ही क्योंकि वैक्सीन लगे हुए कई लोगों को टाइम हो चुका है, खासतौर से फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, इसके साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको जो है जिनको वैक्सीन लगे टाइम हो गया है। तो एक निश्चित समय तक ही जो है एंटीबॉडी काम करती है शरीर में। अब जो है जब बूस्टर डोज लगेगी तो वो भी उनका शरीर भी ज्यादा प्रभावी क्षमता के साथ जो है ओमिक्रॉन के वायरस से लड़ पाएगा। तो एक बड़ी राहत जो हम कह सकते हैं ये मिलेगी। और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद है। देखिए राजस्थान की ही अगर बात करें तो राजस्थान में जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है जो बताया गया है राज्य सरकार की ओर से कि अब तक करीब 89% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। और दूसरी डोज की अगर बात करें तो 72% के आसपास लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। राष्ट्रीय औसत से ये ज्यादा आंकड़ा है। लेकिन एक हार्ड इम्यूनिटी की जो बात होती है, जब तक अधिकांश लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती और खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। ओमिक्रॉन की जहां तक बात करें तो
ये कहा जा रहा है, क्योंकि हालांकि अभी तक निश्चित परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन पहले जो वेरिएंट्स आए कोरोना के उनसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और कल जो वीसी हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री ने जो है वो चर्चा की थी विशेषज्ञों से भी, तो विशेषज्ञों ने कहा था कि थर्ड वेव की जो है आहट वो नजर आ रही है। तो खतरा जो है आप समझ सकते हैं कि किस बड़े स्तर पर है। उसकी रोकथाम की दिशा में हम कह सकते हैं कि ये बड़ा कदम साबित होगा जब बच्चों को वैक्सीन लगेगी, क्योंकि अब जो सबसे ज्यादा खतरा महसूस किया जा रहा था वो बच्चों के लिए ही। वयस्क लोगों के ज्यादातर डोज जो है वो लग चुकी है वैक्सीन की, लेकिन बच्चों के डोज जो है वो लगना बाकी है। तो अभिभावक भी काफी चिंतित थे। अब जब डोज उनको लगेगी, हालांकि अभी भी एक बड़ा वर्ग छूटेगा। अभी जो अलाउ किया गया है वो केवल 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो लगना शुरू होगी 3 जनवरी से, लेकिन 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है खतरा बना रहेगा। तो संभावना है कि आगे उन्हें भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा और ओमिक्रॉन के खतरे से बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है वो भारत निपटेगा। और जो मांग राजस्थान से उठी थी, बार बार मांग उठी, जब भी मुख्यमंत्री मुखातिब हुए, मीडिया से मुखातिब हुए, जब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में गए, जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, हर बार ये उन्होंने मांग उठाई कि बूस्टर डोज जो है वो लगनी चाहिए। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनका वैक्सीनेशन जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये दोनों बड़ी मांग राजस्थान से उठी, वो मांगे जो है भारत सरकार के स्तर पर मानी गई है। और इसका जो है वो ये दोनों जो बड़े फैसले हैं ये कोरोना से लड़ने की दिशा में बड़े कदम साबित होंगे। जी बिल्कुल, हम इसे दिनेश अगर कहें तो मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता भी है। जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना पर काम हुआ पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि किस तरीके से राजस्थान सरकार ने काम किया, तो शायद इस बात को मुख्यमंत्री पहले ही भांप चुके थे और यही वजह रही कि लगातार वो इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि बूस्टर डोज लगाई जाए और बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। तो दूरदर्शिता ये मुख्यमंत्री की साफ तौर पर दिखती भी है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये दूरदर्शिता मुख्यमंत्री की, क्योंकि खतरे को जो है पहले भांप लिया उन्होंने। और राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो अग्रणी राज्यों में रहा है। राजस्थान मॉडल जो है वो सराहा गया है पूरी दुनिया में, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। भीलवाड़ा मॉडल हो, रामगंज मॉडल हो, तमाम जो चीजें हैं, इसके साथ ही कई बड़े फैसले राजस्थान में किए गए कोरोना काल में। कोरोना मैनेजमेंट के तौर पर बड़े स्तर पर जो है लोगों को राहत दी गई, कोई भी भूखा ना सोए, इस तरह की पहल मुख्यमंत्री की ओर से की गई। तो दूरदर्शिता जो है मुख्यमंत्री के सामने आई और उन्होंने ही मांग उठाई राजस्थान से। और इससे पहले भी एक बार हमने देखा था कि जब वैक्सीनेशन की फ्री वैक्सीनेशन की जब मांग उठी थी, एक बार जो है वो नानुकुर हुई थी केंद्र सरकार के स्तर पर, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि फ्री वैक्सीनेशन जो है सबका करवाया जाएगा और राज्य सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने जो है वो फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी थी, लेकिन उस वक्त भी बार बार मुख्यमंत्री की ओर से ये बात उठाई गई थी कि सभी लोगों का जो है वो फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो उसको लेकर भी कई बार पत्र मुख्यमंत्री ने लिखे थे और उसके बाद वो मांग जो है मानी गई थी भारत सरकार के स्तर पर। तो कई जो है वो मसले जो है उठाए हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स का मामला हो। एक आपको मालूम होगा कि वेंटिलेटर्स की खराबी का जो है मामला आया था और सबसे पहले राजस्थान से वो मांग उठी थी कि वेंटिलेटर्स जो आ रहे हैं पीएम केयर्स से वो खराब स्थिति में है। इसके साथ ही जब रैपिड टेस्ट की बात आई थी कोरोना के, उस वक्त भी राजस्थान ने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि ये जो है टेस्ट सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो वो मांग भी राजस्थान की मानी गई थी। तो कई जो बड़ी पहल है वो राजस्थान की ओर से हुई है। बिल्कुल दिनेश, तो कई अहम पहल जो है वो राजस्थान ने की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।